हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ नारायण इंस्टीट्यूट। माय फ्रेंड दिस साइड अभिषेक सिंह चौहान, योर इंग्लिश मेंटर। ये फ्रेंड्स, आज की क्लास में समझने वाले हैं मतलब हैव टू, हैड टू, विल हैव टू एंड शैल हैव टू। इन सभी का प्रयोग हम बहुत अच्छे से आज के वीडियो में समझने वाले हैं, तो प्लीज वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए। समझते हैं पहले हैज टू और हैव टू के प्रयोग को। फ्रेंड्स, हैज टू और हैव टू का प्रयोग हम पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, ना है, नहीं है, ने है, ठीक। ऐसे वर्ड जब क्रिया के अंत में लगे रहते हैं इसी के लिए करते हैं, और ये क्या दिखाता है हमें? मजबूरी या फिर बाध्यता दिखाता है, ठीक है। यानी किसी सब्जेक्ट की मजबूरी होती है यहाँ पर सब्जेक्ट की किसी काम को करने के लिए, या फिर उसे बाध्य किया जाता है उस काम को करने के लिए, ठीक है। अब प्रेजेंट टेंस में जब मजबूरी या बाध्यता दिखाया जाता है तब हम हैज टू हैव टू का प्रयोग करते हैं, और सिंपली हम इसे पहचान भी सकते हैं क्योंकि इसके सेंटेंस की क्रियाओं के अंत में ऐसे वर्ड्स लगे रहते हैं। अब जो हमारा इसका स्ट्रक्चर हो जाता है सब्जेक्ट प्लस हैज टू या हैव टू, ठीक। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। हैज टू का प्रयोग करते हैं हम ही शी इट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और जो हमारा हैव टू होता है उसका प्रयोग करते हैं आई वी विद प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, राइट। अब यहाँ पर समझते हैं हम लोग। सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है? देखिए, मुझे खाना पकाना पड़ता है। किसे पकाना पड़ता है? मुझे, ठीक। तो सब्जेक्ट हमारा हो गया आई। अब आई के साथ क्या लगाएंगे? हैव टू लगाएंगे, यानी आई हैव टू। अब वर्ब, पकाना क्या हो जाएगा? कुक। क्या पकाना पड़ता है? ऑब्जेक्ट फूड। आई हैव टू कुक फूड। सेकेंड सेंटेंस, तुम्हें यह काम पूरा करना है। किसे करना है भैया? तुम्हें, सब्जेक्ट हो गया हमारा। क्या पूरा करना है? यह काम, ऑब्जेक्ट हो गया। यू के साथ हम क्या लगाएंगे? हैव टू, यानी यू हैव टू। पूरा करना पे क्या हो जाएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कंप्लीट हो जाएगा हमारा, यानी यू हैव टू कंप्लीट। अब क्या? यह काम, यानी दिस वर्क, राइट। थर्ड सेंटेंस है, उसे सुबह 5 बजे उठना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए पड़ता है लगा हुआ है। किसे? उसे, ये सब्जेक्ट हो गया हमारा, उठना हमारा वर्ब हो गया। तो यहाँ पर लगाएंगे ही के साथ क्या लगेगा? हैज टू, यानी ही हैज टू। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उठना का क्या हो जाएगा? गेट अप, ठीक। अब 5 बजे सुबह, यानी एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग, राइट। यानी he has to get up at 5 o'clock in the morning। अब यहाँ पर देखिए इन सेंटेंसेस को हमने ट्रांसलेट किया है। ये थे हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस जिसका स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट प्लस हैज टू या हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर ये हमारे नेगेटिव हो जाए तो हम किसका प्रयोग करेंगे? तब जो हमारा स्ट्रक्चर होगा वो होगा नेगेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। तो अगर ये सेंटेंसेस हमारे नेगेटिव होते हैं तो हम इस वाले स्ट्रक्चर को अप्लाई करेंगे। पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे डू या डज, फिर लिखेंगे नॉट, हैव टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अभी तक हमारा क्या होता था? सब्जेक्ट प्लस हैज टू हैव टू लिखते थे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लिखते थे। अब यहाँ पर डू लगाएंगे किसके साथ? यही है जिसके साथ हम हैव लगाते थे। डू लगाएंगे हम आई वी यू दे और जो हमारे प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं, और डज लगाएंगे ही शी इट और जो हमारे सिंगुलर हैं, ठीक। इन्हीं के साथ हम लगाएंगे। अब अगर हम लोग ट्रांसलेट करें, जैसे देखिए एक सेंटेंस है, माता जी को खाना नहीं पकाना पड़ता है। अब किसे नहीं पकाना पड़ता है? माता जी को हमारा सब्जेक्ट हो गया, खाना हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, पकाना हमारा वर्ब हो गया। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे यानी मदर। अब मदर हमारा क्या है? सिंगुलर है तो डज लगाएंगे, यानी मदर डज। अब क्या लगाएंगे? नॉट लगाएंगे, फिर हैव लगाएंगे और टू लगाएंगे। तो मदर डज नॉट हैव टू। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कुक फूड, यानी मदर डज नॉट हैव टू कुक फूड। माता जी को खाना नहीं पकाना पड़ता है। सब्जेक्ट हमारा हो गया, डू डज लगाया हमने, फिर नॉट, हैव टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अगर हमारा नेगेटिव होता है तब ये हमारा स्ट्रक्चर अप्लाई होगा। तो आई होप आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे। इसे अगर हम लोग नेगेटिव बनाए, मुझे खाना नहीं पकाना पड़ता है, तो आई डू नॉट हैव टू कुक फूड। सेकेंड सेंटेंस, तुम्हें यह काम पूरा नहीं करना है, यानी यू डू नॉट हैव टू कंप्लीट दिस वर्क।
एंड थर्ड सेंटेंस, उसे सुबह 5 बजे नहीं उठना पड़ता है, यानी ही डज नॉट हैव टू गेट अप एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग। ध्यान रखिएगा यहाँ पर हमेशा आप हैव टू लगाएंगे, ठीक है, यहाँ पर हैज टू का प्रयोग नहीं होगा नेगेटिव सेंटेंस में। अब हम समझते हैं अपने किसके हैड टू के प्रयोग को बहुत अच्छे से, आइए समझते हैं। डिफरेंट समझते हैं हैड टू के प्रयोग को। मैंने आपको बताया था इन सभी का प्रयोग हम मजबूरी या फिर बाध्यता दिखाने के लिए करते हैं, तो हैड टू का प्रयोग हम पास्ट टेंस में मजबूरी या बाध्यता दिखाने के लिए करेंगे, ठीक है, किसमें, पास्ट टेंस में, ठीक। इसका पहचान क्या होता है, ऐसे हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के में पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे, या फिर पढ़ा था या फिर ना था लगा रहता है। जैसे मुझे वहां रहना पड़ता था, ठीक, मुझे यह काम, ठीक, रोज करना पड़ता था, ठीक, वहां मुझे जाना पड़ा। यहां पर देखिए ना था लगा हुआ है, यार मुझे कल घर जाना था, ठीक, मुझे यार यह काम करना था, मुझे एक चैप्टर याद करना था, तो मजबूरी तो इसमें भी है ना। तो यही हो गया हमारा पहचान, पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे, पढ़ा या फिर ना था लगा रहता है पास्ट टेंस में, जो दिखाता है मजबूरी या बाध्यता को, जिसके लिए हम प्रयोग करते हैं हैड टू। अब बात कर लेते हैं इसके स्ट्रक्चर की। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट, फिर लिखते हैं हैड टू, फिर लिखते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर लिखते हैं ऑब्जेक्ट, राइट। अब बात कर लेते हैं हैड टू का प्रयोग हम कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ करते हैं। तो हैड टू हमारा अकेला है, इसलिए जो भी हमारा सब्जेक्ट हो, चाहे वो ही सिंगुलर नेम हो या फिर आई भी यूज प्लूरल नेम हो, सभी के साथ हम हैड टू का प्रयोग करेंगे, राइट। अब यहाँ पर देखिए मुझे वहां जाना पड़ा, पड़ा लगा हुआ है, ठीक, किसे, मुझे सब्जेक्ट हो गया, ठीक, वहां ऑब्जेक्ट हो गया, जाना वर्ब हो गया, किसे जाना पड़ा, सब्जेक्ट लिखेंगे आई, आई के साथ क्या लगाया, हैड टू। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाना का क्या हो जाएगा, गो, ऑब्जेक्ट डियर, आई हैड टू गो देयर, मुझे वहां जाना पड़ा। सेकंड सेंटेंस, राम को वनवास जाना पड़ा था, यहाँ पर लगा हुआ है पड़ा था, किसे, राम को, सब्जेक्ट कहाँ, वनवास, ऑब्जेक्ट, जाना वर्ब, राम क्या लगाएंगे, हैड टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक, यहाँ पर लॉर्ड राम कर लीजिए, लॉर्ड राम हैड टू। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, अब गो के बाद क्या लगाएंगे, टू, अब वनवास जाना, एग्जाइल हो गया, ठीक, यानी लॉर्ड राम हैड टू गो टू एग्जाइल। उसे इस कमरे में रहना पड़ता था, किसे भैया, उसे, यानी ही के साथ क्या लगाया, हैड टू। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहना का क्या हो जाएगा, लिव, ही हैड टू लिव। अब कहाँ रहना पड़ता था, ऑब्जेक्ट हमारा इस कमरे में, यानी इन दिस रूम, ठीक, यानी he had to live in this room, उसे इस कमरे में रहना पड़ता था, ठीक। मुझे यह चैप्टर याद करना था, यानी I had to learn this chapter, मुझे यह काम पूरा करना था, I had to complete this work, मुझे 4 शर्ट खरीदनी थी, I had to buy 4 shirts। तो डियर फ्रेंड्स, हमने देखा कि जब मजबूरी बाध्यता पास्ट टेंस में दिखाई दे तो हम हैड टू का प्रयोग करते हैं, ठीक है। सिंपली हमने अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर को समझा, सब्जेक्ट प्लस हैड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर ये हमारा नेगेटिव हो जाए तो हम क्या करेंगे, तब हम इसमें, जब हमारा नेगेटिव होगा तब हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, यानी पास्ट टेंस का। तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे डिड नॉट, फिर लिखेंगे हम हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस लिखेंगे हम ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, डिड नॉट प्लस हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे अगर मैं कहूं एक सेंटेंस, उसे गाना नहीं गाना पड़ा, ठीक, ये हमारा पास्ट टेंस है, मजबूरी और बाध्यता दिखाई दिया जा रहा है इसमें, और नेगेटिव लगा हुआ है, किसे नहीं गाना पड़ा, उसे सब्जेक्ट हो गया, गाना हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, यहाँ पर गाना हमारा वर्ब हो गया। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट यानी ही, अब हम क्या लगाएंगे, डिड नॉट। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, हैव टू, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, गाना का क्या हो जाएगा, सिंग, ऑब्जेक्ट द सॉन्ग, यानी ही डिड नॉट हैव टू सिंग द सॉन्ग। ये हो गया हमारा इस सब यानी सेंटेंस का ट्रांसलेशन। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखा, फिर डिड नॉट लिखा, डिड हमने इसलिए लगाया क्योंकि ये पास्ट टेंस, पास्ट इंफिनिट टेंस का हमारा हेल्पिंग वर्ब है। फिर हमने नॉट लगाया क्योंकि उसके नेगेटिव सेंटेंस में हमने नॉट, हम लोग नॉट प्रयोग करते थे।
अब हैव टू हमने इसलिए लगाया क्योंकि हमें यहाँ पर सब्जेक्ट से मतलब नहीं रहेगा, केवल हमें यहाँ पर देखिए हैव टू हमने हटा दिया है, बहुत सोचने वाली बात हुई यहाँ पर। अब हैव टू हमने इसलिए हटाया क्योंकि आप लोगों को याद होगा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जब जब हम डिड नॉट लगाते थे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते थे। तो चूंकि ये जो हमारा हैज हैव है ये हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पर इसकी फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे क्योंकि हम यहाँ पर डिड का प्रयोग कर लिए हैं। तो डिड हमारा पास्ट हो ही गया है, हमें पास्ट में दिखाना था, पास्ट हमारा यही हो गया, तो इसका भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, इसका भी, ठीक, यानी ही डिड नॉट हैव टू सिंग द सॉन्ग। ध्यान रखिएगा यहाँ पर हैड मत लगाना गलती से, ठीक है। अब इसे अगर देखें ये कैसे ट्रांसलेट होगा हमारा, मुझे वहां जाना नहीं पड़ा, यानी आई डिड नॉट हैव टू गो देयर, हैड टू हट गया हमारा, राम को वनवास नहीं जाना पड़ा था, यानी लॉर्ड राम डिड नॉट हैव टू गो टू एग्जाइल। हैज टू भी नहीं लगाना है, केवल हैव टू लगाना है सभी के साथ। उसे इस कमरे में रहना पड़ता था, यानी ही नहीं रहना पड़ता था, यानी ही डिड नॉट हैव टू लिव इन दिस रूम। तो डिफरेंस ये था आपका हैव टू का प्रयोग, जिसका हमने अफर्मेटिव स्ट्रक्चर जाना, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, एंड हमने जाना नेगेटिव स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। Now we will learn about will have to and shall have to। आइए सीखते हैं। डिफरेंस आइए समझते हैं हम will have to और shall have to की यूजेस को। यहाँ पर देखिए will have to and shall have to, इन सभी का प्रयोग हम करते हैं जब हमारा फ्यूचर टेंस में मजबूरी या फिर बाध्यता दिखाया जाता है, और ऐसे हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में जिनमें मजबूरी या बाध्यता दिखाया जाए फ्यूचर टेंस में, उनमें पड़ेगा, पड़ेगी, पड़ेगी या फिर ना होगा, नहीं होगी, नहीं होंगे लगा रहता है, जिससे आप पहचानेंगे। यहाँ पर देखिए किसके लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, मजबूरी या फिर बाध्यता दिखाने के लिए, ठीक, विल हैव टू शैल हैव टू का प्रयोग करते हैं किसमें, फ्यूचर टेंस में, राइट। अब यहां पर देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाता है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का। सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, फिर लिखते हैं विल हैव टू, या फिर लिखते हैं शैल हैव टू, फिर लिखते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर लिखते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक। जैसे मुझे वहां जाना पड़ेगा, किसे जाना पड़ेगा, मुझे सब्जेक्ट हो गया, वहां ऑब्जेक्ट हो गया, जाना वर्ब हो गया, आई के साथ हम क्या लगाएंगे, शैल, तो आई और वी के साथ हम शैल हैव टू लगाएंगे, ठीक है, और अन्य सभी के साथ जो हमारे अदर सब्जेक्ट होंगे उनके साथ हम लगाएंगे विल हैव टू, मैंने आपको बताया हुआ है। तो सब्जेक्ट प्लस विल हैव टू या फिर शैल हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी मुझे वहां जाना पड़ेगा, किसे जाना पड़ेगा, मुझे सब्जेक्ट हमारा हो गया। अब इसके साथ या फिर विल लगाएं या फिर शैल लगाएं हम, तो आई के साथ लगेगा शैल, यानी आई शैल हैव टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जाना का क्या हो जाएगा, गो, वहां यानी देयर, आई शैल हैव टू गो देयर। बसंती को नाचना पड़ेगा, अब सेकंड है हमारा बसंती को नाचना पड़ेगा। अब बताओ ठाकुर के सामने नाचेगी बसंती या नहीं, हाँ। अब यहाँ पर देखिए सेकंड सेंटेंस हमारा बसंती को नाचना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए किसको नाचना पड़ेगा, बसंती को, ये हमारी सब्जेक्ट है, नाचना हमारा वर्ब हो गया, पड़ेगा जो कि दिखा रहा है कि बसंती के सामने मजबूरी है कि बसंती को नाचना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारी क्या है, बसंती, इसके साथ क्या लगेगा, विल हैव, यानी बसंती विल हैव टू, ठीक, विल हैव टू लिखा हमने। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डांस, ऑब्जेक्ट हमारा है नहीं, यानी बसंती विल हैव डांस, बसंती को नाचना पड़ेगा, ठीक। अब बसंती उन कुत्तों के सामने नाचेगी नहीं, है ना। चलिए थर्ड सेंटेंस है, तुम्हें एक पत्र लिखना होगा, किसे, तुम्हें सब्जेक्ट हो गया, क्या लिखना होगा, एक पत्र ऑब्जेक्ट हो गया, लिखना वर्ब हो गया। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू, यानी यू के साथ क्या लगाएंगे, विल हैव टू, आ जाते हैं हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लिखना क्या हो जाएगा, राइट, क्या लिखना होगा, ऑब्जेक्ट, एक पत्र यानी आ लेटर, यानी यू विल हैव टू राइट अ लेटर, आपको एक पत्र लिखना होगा, ठीक। तो यहाँ पर देखिए पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ेगा लिखे हुआ, या फिर ना होगा, नहीं होगी, नहीं होंगे, आपको इन सेंटेंस में मिल रहा है, जिससे आप पहचानेंगे कि फ्यूचर टेंस में मजबूरी या फिर बाध्यता दिखाया जा रहा है। अब बात कर लें, ये था हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। नाउ अगर नेगेटिव हो जाए हमारा सेंटेंस, तब इसे हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, तो नेगेटिव का स्ट्रक्चर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे हम विल हैव टू या शैल हैव टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट, ठीक। जैसे एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ,
रमेश को पढ़ना नहीं पड़ेगा। ठीक, किसे नहीं पढ़ना पड़ेगा? रमेश को। ये क्या हो गया? हमारे सब्जेक्ट हो गया, यानी रमेश। ठीक, अब पढ़ेगा यानी ये दिखा रहा है हमें कि फ्यूचर टेंस में मजबूरी या बाध्यता दिखाई दे रही है और प्लस नहीं भी लगा हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? विल हैव टू या शैल हैव टू, ये तो हमारा अफर्मेटिव का हो गया। तो यहाँ पर हम करेंगे विल नॉट और शैल नॉट, फिर लगाएंगे हैव टू, राइट। यानी रमेश विल नॉट हैव टू पढ़ना यानी रीड। रमेश विल नॉट हैव टू रीड, रमेश को पढ़ना नहीं पड़ेगा। ठीक, आपको वहां जाना नहीं पड़ेगा, यानी यू विल नॉट हैव टू गो देयर। आपको वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, यानी यू विल नॉट हैव टू वॉच द वीडियो। मुझे वहां नहीं रहना पड़ेगा, यानी आई शैल नॉट हैव टू लिव देयर। मुझे यह काम नहीं करना पड़ेगा, यानी आई शैल नॉट हैव टू डू दिस वर्क। ठीक, मुझे यहाँ नहीं बैठना पड़ेगा, यानी आई शैल नॉट हैव टू सिट हियर। तो सिंपली हमने क्या समझा कि हमें सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट, फिर लिखना है विल, उसके बाद लगाना है नॉट। अगर हम शैल लिखते हैं तो शैल के बाद लगाएंगे नॉट, फिर लिखेंगे हैव टू। ठीक, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर देखिए ये सेंटेंसेस हमारे कैसे बनेंगे, मुझे वहां नहीं जाना पड़ेगा, यानी आई विल नॉट हैव, आई शैल नॉट हैव टू गो देयर। बसंती को नाचना नहीं पड़ेगा, यानी बसंती विल नॉट हैव टू डांस। तुम्हें एक पत्र नहीं लिखना पड़ेगा या नहीं लिखना होगा, यू विल नॉट हैव टू राइट अ लेटर। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे यूज ऑफ हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू एंड शैल हैव टू। कोई डाउट, कोई भी कंफ्यूजन नहीं बचा होगा इनसे रिलेटेड। अगर कोई डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। ये लीजिए कुछ सेंटेंसेस जिन्हें आपको आंसर करना है कमेंट बॉक्स में ट्रांसलेट करके। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा एक बार जरूर बताएं। ठीक है, कमेंट में लिखो 100%, 0%, 50%, 70%, ताकि मैं अच्छे से समझ सकूं कि मेरा पढ़ाया हुआ कितना आप लोगों को समझ में आ रहा है, नहीं तो मैं और भी अच्छे से समझाने का आपको प्रयास करूँ, राइट। तो फ्रेंड्स, मिलेंगे कल सुबह एक नई वीडियो के साथ। अगर आप लोग यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं भैया, 9th, 10th, 11th, 12th के अगर स्टूडेंट हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यहाँ से अपनी इंग्लिश की तैयारी शुरू कर दीजिए, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में 95+ लाने से कोई रोक ना सके। तो मिलते हैं कल सुबह एक नई वीडियो के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप इंप्रूविंग योरसेल्फ। सी यू टुमारो, हैव अ गुड डे।